हेलो फ्रेंड्स, मैं सीके पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बॉयलर ट्यूब लीकेज आइडेंटिफिकेशन है। आज हम लोग बॉयलर ट्यूब से रिलेटेड सारी बातों को अच्छे से समझेंगे कि बॉयलर ट्यूब लीकेज क्यों होता है, इसे किस तरह प्रिवेंट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके। फ्रेंड, बॉयलर ट्यूब लीकेज एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट में अक्सर देखा जाता है। इसी के कारण 55 to 60% आउटेज होती है और इसे हम कुछ डिफरेंट अप्रोचेस के द्वारा समझेंगे। फ्रेंड, बॉयलर ट्यूब लीकेज प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ केमिस्ट्री पैरामीटर जैसे कि पीएच, सिलिका, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, इन सारे चीज़ों को एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना जरूरी होता है। साथ ही कुछ ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एमएस का प्रेशर, फीड वाटर टेम्परेचर प्रेशर और फ्लू गैस का टेम्परेचर प्रेशर, ये इन सारी चीज़ों को भी नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना जरूरी होता है। फ्रेंड, आज के इस सेशन को अगर आप पूरा देखते हैं तो ट्यूब लीकेज आइडेंटिफिकेशन से संबंधित सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड, ट्यूब लीकेज होने पर सही टाइम पर इसका आइडेंटिफिकेशन और सही टाइम पर इसे जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। फ्रेंड, जब लीकेज इनिशियल स्टेज पर होता है, अगर उस समय अगर आप इसे जान जाते हैं तब सेकेंडरी डैमेज के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकेंडरी डैमेज वो होता है जब हमारा कोई ट्यूब लीकेज हो और इनिशियल स्टेज पर अगर हम उसे नहीं जान पाते तब वह अपने नेबरिंग ट्यूब्स को भी डैमेज करता है, जिसके कारण ट्यूब लीकेज को अटेंड करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। क्योंकि लीकेज अटेंड करने के लिए हमें 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है बॉयलर को कूलिंग करने के लिए, जिसे फोर्स कूलिंग कहा जाता है। और ये जो टाइमिंग होता है यह किस जोन में लीकेज हुआ है इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर यह फर्स्ट पास में होता है तो हमें कम कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है कूलिंग के लिए। अगर यह सेकंड पास में हुआ है तो हमें अधिक टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर यह फर्स्ट पास में हुआ है तो इसके लिए स्क्रैप होल्डिंग बनाना ईजी होता है और मटेरियल शिफ्टिंग करना भी ईजी होता है। लेकिन अगर यह सेकंड पास में हुआ है या LTSH में हुआ है या सेकंड पास के किसी जोन में हुआ है, उस जगह पर लीकेज अटेंडिंग के लिए जो मटेरियल शिफ्टिंग का काम होता है वह भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। उसके लिए स्कैप होल्डिंग लगाना पड़ता है, मैन पावर रेडी करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर सेकंड पास में होता है तो यह काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और फर्स्ट पास में जो ट्यूब्स होते हैं वह बंडल में नहीं होते, वो ज़्यादा डेंस फॉर्म में नहीं होते, वह सिंगल एक वाटर वॉल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन सेकंड पास में जो लीकेज होता है वह बंडल के फॉर्म में होता है और काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, उसमें नेबरिंग ट्यूब्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर अगर लीकेज होता है तो सेकेंडरी डैमेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बॉयलर ट्यूब लीकेज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहला जो मेथड है फ्रेंड वह ASLD, STLD, BTLDS। आप किसी पावर प्लांट में जब जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, लेकिन ये एक ही सिस्टम होता है जो अलग अलग प्लांटों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। BTLDS जिसे बॉयलर ट्यूब लीक डिटेक्टर कहा जाता है, STLD जिसे सोनिक ट्यूब लीक डिटेक्टर कहा जाता है, ASLD जिसे अकॉस्टिक साउंड लीक डिटेक्टर कहा जाता है। यह सिस्टम फ्रेंड कुछ इस तरह से काम करता है। फ्रेंड, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया STLD, BTLDS, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं यह बॉयलर में अलग अलग एलिवेशन पर और डिफरेंट नंबर में लगाए जाते हैं, डिफरेंट नंबर में माउंट किए जाते हैं। इनका काम ये होता है फ्रेंड कि जब बॉयलर में कोई ट्यूब लीकेज होता है उस साउंड को आइडेंटिफाई करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यह कंट्रोल रूम में शो करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रेंड 20 to 40, जब लीकेज होता है तो 20, 40, 55 तक चली जाती है। लेकिन अगर लीकेज ना हो तो 5, 10, ये कभी कभी फॉल्स अलार्म भी जनरेट करता है। तो फॉल्स अलार्म जनरेट करने का रीजन ये होता है कभी कभी अगर इसमें ब्लॉकेज आ गया या कोई एस पार्टिकल इसमें रह जाता है, उस कंडीशन पर भी ये फॉल्स अलार्म शो करता है। तो उस कंडीशन पे अगर ये फॉल्स अलार्म शो कर रहा है तब भी मैनुअली हमें जाकर फील्ड में ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है कि अगर ये फॉल्स अलार्म ही है या कोई लीकेज है। अगर लीकेज नहीं होता, अगर ये फिर भी फॉल्स अलार्म शो कर रहा है तो उस कंडीशन पर हम इसे पर्ज करके देखते हैं। ये पर्जिंग का काम इसमें सर्विस एयर के थ्रू होता है। जो मेथड होता है DM वाटर कंजप्शन है। DM वाटर कंजप्शन के थ्रू भी हम लीकेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि लीकेज बॉयलर में है या नहीं है। DM वाटर का यूज फ्रेंड बॉयलर में किया जाता है। तो DM वाटर को चेक किया जाता है कि DM वाटर का कंजप्शन बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि इसे आवरली चेक किया जाता है।
कभी कभी डीएम वाटर का कोई वाल होता है जो खुला रह जाता है, कोई ड्रेन होता है खुला रह जाता है, इसके कारण भी वाटर का कंजप्शन बढ़ा हुआ दिखाई देता है। कभी कभी कोई पीएचई जो होता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर जिसे कहा जाता है, जो कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका अगर कोई ड्रेन है, अगर वो खुला रह गया है, तब भी डीएम वाटर का कंजप्शन बढ़ा हुआ हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें फील्ड में ये ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई पीएचई का ड्रेन तो नहीं खुल गया और किसी लाइन का कोई वाल पासिंग तो नहीं रह गया जो डीएम वाटर का जिस जगह पे यूज होता है। तो इसे सबसे पहले हमें देखना है, उसके बाद हमें बाकी चीजें भी साथ में मेजर करनी ही होती है। थर्ड जो मेथड होता है वो आईडी फैन लोडिंग है। फ्रेंड, जब हमारी यूनिट कांस्टेंट लोड पर चल रही है तो एक नॉर्मल रेंज पर हम आईडी फैन को सेट कर देते हैं, लेकिन जब हमारा ट्यूब लीकेज होगा तब क्योंकि फ्लू गैस के साथ में एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी ऐड होगा स्टीम का, तो इस कारण से हमारा आईडी फैन का जो लोडिंग होता है वह बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये तभी होगा जब लीकेज बहुत ज़्यादा होगा, लीकेज कम होने पर ये हमें विजिबल नहीं होगा। फोर्थ जो हमारा मेथड है फ्रेंड, ऑन फील्ड ऑब्जर्वेशन है। जब भी कभी लीकेज का हमें संकेत मिलता है, किसी कारण अगर हमें लगता है कि लीकेज है, तो हमें ऑन फील्ड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम जब फील्ड में जाकर देखते हैं, कभी कभी जो ट्यूब लीकेज होते हैं वो आउटसाइड में होते हैं, इन साइड में ना होकर आउटसाइड में होते हैं, तो सेंसर्स अगर इसे सेंस नहीं कर पाते, उस कंडीशन पर ऑन फील्ड जो ऑब्जर्वेशन होता है ये काफ़ी जरूरी होता है। इस जगह पर हमें जाने पर अगर ये लो टेम्परेचर जोन है, उस जगह पर हमें वाटर या स्टीम कंडेंसेट भी दिखाई देता है, जिसके थ्रू भी हम ये जान पाते हैं कि लीकेज है या नहीं है। फिफ्थ जो मेथड है फ्रेंड, वह फ्लो गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। फ्रेंड, जिस जगह पर लीकेज होता है उस जगह पर हमें फ्लो गैस में टेम्परेचर और प्रेशर का इंक्रीमेंट दिखाई देता है। तो इस मेथड के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पर लीकेज है या नहीं है। साथ में हम अलग मेथड्स को भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सिक्स्थ जो मेथड होता है वह ऑडिबल साउंड ऑब्जर्वेशन होता है। जिस जगह पर फ्रेंड लीकेज होता है वहाँ पर एक ऑडिबल साउंड हमें सुनाई देता है। तो फ्रेंड, ये जो ऑडिबल साउंड है स्टीम का और एयर का, ये कुछ एक ही तरह का होता है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस होती है तो हम यह क्लियरली जान पाते हैं ये स्टीम का साउंड है या एयर का साउंड है। हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि इस जगह पर अगर कोई एयर लाइन की टेपिंग तो नहीं है, और अगर एयर लाइन की टेपिंग नहीं है तो हम ये भी समझ पाते हैं कि फिर ये स्टीम का ही लीकेज होगा। दूसरा जो मेथड इसी में साथ में होता है फ्रेंड, वो ये होता है कि जब जिस जगह पर लीकेज होता है उस जगह पर अगर हम पीप होल को खोल के देखते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा विजलिंग साउंड हमें ऑब्जर्वेशन में आता है। पीप होल को खोलने से पहले फ्रेंड, सबसे पहले हमें सीसीआर में इन्फॉर्म करना होता है कि हम पीप होल को खोल के चेक करने वाले हैं करके। तो जब सीसीआर के थ्रू ड्राफ्ट मेंटेन कर लिया जाता है उसके बाद ही हमें पीप होल को खोलना है। पीप होल को जब भी हम जनरली खोलते हैं तो हमें एयर सक्शन का साउंड सुनाई देता है, क्योंकि हमारा जो बॉयलर होता है वह हमेशा निगेटिव में होता है। जब भी हम इसे खोलेंगे तो एयर सक का ही साउंड हमें सुनाई देगा, लेकिन जब लीकेज होता है तो उस जगह पर जो ड्राफ्ट होता है वो हमें थोड़ा सा कम या हल्का पॉजिटिव में भी सुनाई देता है। इसके थ्रू भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पर लीकेज है कि नहीं है, और साथ में फ्लेम का डिस्टर्बेंस भी हमें यहाँ इस जगह पर दिखाई देता है। जब भी आप पीप होल खोलते हैं तो सीसीआर में बताकर ही खोलना चाहिए, जिससे कि ड्राफ्ट मेंटेन करके ही खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करते तो फिजिकल डैमेज के चांसेस भी आपके बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो सेशन है ये आपको कैसा लगा? कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो, अगर आपका नॉलेज इसमें ग्रोइंग होता हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।